दोस्तों, कुछ दिन पहले जब भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर रोक लगाई, तो ये एक साधारण प्रशासनिक कदम जैसा लगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। बांग्लादेश ने इसके जवाब में भारत से आने वाले कॉटन यान पर पाबंदी लगाई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नासमझ खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर गलत चाल चल दे और सामने वाला ग्रैंड मास्टर हो। भारत ने इसे हल्के में नहीं लिया। इस बार एकदम खुलकर, साफ शब्दों में और बिना किसी लाग लपेट के भारत ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे डाला। हमारे विदेश मंत्रालय ने खुद मोर्चा संभाला और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया, हमारी मंशा टकराव की नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश टिट फॉर टैट की राजनीति करेगा तो उसका अस्तित्व तक मुश्किल में पड़ सकता है। जरा सोचिए, जब भारत जैसा शांत और संयमी देश इस लहजे में बात करे तो हालात कितने गंभीर होंगे। भारत ने अपने फैसले का पूरा तर्क भी सामने रखा। हमने ट्रांसशिपमेंट रोका क्योंकि हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर कंजेशन बढ़ गया था, लेकिन बांग्लादेश के वो निर्यात जो नेपाल और भूटान जाते हैं, उन्हें नहीं रोका गया। यानी भारत ने एक संतुलित और व्यावहारिक फैसला लिया जिसमें नीयत भी साफ थी और नीति भी। मगर बांग्लादेश की यूनस सरकार शायद इस सच्चाई को समझना नहीं चाहती। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने यान इंपोर्ट्स पर रोक लगाने का कदम अप्रैल में नहीं, मार्च में ही चुपचाप ले लिया था। बिना कुछ कहे 3 बड़े लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए गए। खासतौर पर भारत से आने वाले माल पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई। ये सब पहले ही शुरू हो चुका था और जब भारत ने जवाब दिया तब यूनस सरकार का चेहरा उतर गया। बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स खुद यूनस सरकार के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उनकी रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तोड़ रहे हैं। लेकिन यूनस सरकार न केवल उनकी सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उस दिशा में बढ़ रही है जहां से वापसी बेहद मुश्किल होती है। भारत ने फिर भी संयम नहीं छोड़ा। रणधीर जायसवाल, जो कि विदेश मंत्रालय क्या आप फर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित हैं? तो ओएसिस फर्टिलिटी की ये IVF फॉर फर्टिलिटी कैंप आपके लिए है। नीचे दिखाए गए डेट्स पर ओएसिस फर्टिलिटी में ये कैंप कंडक्ट की जा रही है। एक्सपर्ट केयर और साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स के लिए आज ही अपना स्पॉट बुक कराएं। Looking for the best AI features at a budget-friendly price? The Redmi Note 14 has you covered. Enjoy the latest AI features, starting at ₹16,999. Upgrade now. मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम अभी भी रचनात्मक संवाद के लिए तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बांग्लादेश नेशनल डे पर मोहम्मद यूनस को पत्र लिखा था और बैंकॉक में मुलाकात के दौरान भी रिश्ते सुधारने की बात की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत, जो बांग्लादेश को 5,600 से ज्यादा जरूरी वस्तुएं सप्लाई करता है, वो अगर ट्रेड वॉर की दिशा में जाता है तो क्या बांग्लादेश उसे झेल पाएगा? जवाब खुद बांग्लादेश के बिजनेस लीडर्स ने दे दिया है। उन्होंने भारत से अपील की है कि कृपया ट्रांसशिपमेंट बैन हटा लीजिए। पर क्या यूनस सरकार मानने वाली है? जब अपने ही देश के टेक्सटाइल वर्कर्स सड़क पर उतर आएं, नौकरी के लिए गुहार लगाएं, तब भी अगर सरकार चुप बैठी हो तो आप समझ सकते हैं कि हठधर्मी राजनीति किसी भी देश को किस अंधेरे में ले जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत चावल के निर्यात पर भी रोक लगा सकता है? क्योंकि पिछले 3 महीनों में भारत ने बांग्लादेश को भारी मात्रा में चावल भेजा है। अगर यहां भी कोई फैसला लिया गया तो बांग्लादेश के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ये सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं है, ये एक चेतावनी है। मोहम्मद यूनस को अब कूटनीति की भाषा समझनी होगी। भारत ने दोस्ती का हाथ पहले भी बढ़ाया था, आज भी बढ़ा रहा है, बट द नेक्स्ट मूव इज इन ढाका's कोर्ट। अब देखना यह है कि बांग्लादेश समय रहते चेतता है या इतिहास उसे एक बड़ी भूल के तौर पर याद करता है। जो हालात इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच बन रहे हैं वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे। ये कहानी धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रही है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ने वाला है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये
कि भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा दी थी वो कोई बाध्यता नहीं थी। भारत ने इसे एक दोस्त की तरह दिया था, एक अच्छे पड़ोसी की तरह। मगर अब जो माहौल बन रहा है वो भारत को मजबूर कर सकता है कि वो ये भाईचारा सिर्फ उन देशों तक सीमित रखे जो इसका सम्मान करें। आने वाले महीनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत धीरे धीरे बांग्लादेश पर आर्थिक निर्भरता कम कर दे। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी मजबूत हो रही है कि वो खुद यार्न का उत्पादन बढ़ाकर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जगह प्रतिस्पर्धा देना शुरू कर सकती है। यानी जो बांग्लादेश अब तक भारत से कच्चा माल लेता था वही उसे तैयार माल में भारत से टक्कर खाता दिखेगा। एक और दिलचस्प संभावना बन रही है। भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर नया ट्राइलैटरल ट्रेड रूट बना सकता है जो बांग्लादेश को पूरी तरह बायपास कर दे। इससे भारत की कूटनीति और मजबूत होगी और बांग्लादेश को एहसास होगा कि उसने किस मौके को गंवाया। जहां तक मोहम्मद यूनुस सरकार की बात है तो अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो भारत के साथ टकराव की नीति छोड़ें और रिश्ते सुधारें, या फिर अपने ही देश के ट्रेडर्स, इंडस्ट्री और मजदूरों की नाराजगी का सामना करें। और अगर ये नाराजगी आगे जाकर राजनीतिक आंदोलन में बदल गई तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए ये मौका भी है और परीक्षा भी, क्योंकि अगर भारत इस पूरी स्थिति को शांत दिमाग से मगर मजबूत नीति के साथ हैंडल करता है तो उसकी छवि न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेगी। भारत की शांत ताकत धीरे धीरे एक रणनीतिक ताकत में बदल रही है जो बिना शोर किए अपने फैसलों से पूरी राजनीति की दिशा मोड़ सकती है। और यही असली ताकत होती है जो वक्त आने पर इतिहास रचती है। भविष्य की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। भारत अब सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं रहा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की धुरी बनता जा रहा है। आने वाले समय में भारत की भूमिका बांग्लादेश के लिए वैसी हो सकती है जैसी सूर्य की होती है, जिसकी रोशनी के बिना पड़ोसी अंधेरे में खो जाते हैं। बांग्लादेश सरकार की हालिया नीतियां भारत से दूरी बनाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन वो जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही उन्हें अपनी आंतरिक कमजोरियां दिखाई देने लगेंगी। भारत के बिना न व्यापार टिकेगा, न सप्लाई चेन चलेगा और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिलेगा। ये दूरी अंततः बांग्लादेश को वापसी के लिए मजबूर करेगी, लेकिन तब तक भारत बहुत आगे निकल चुका होगा। अगले कुछ वर्षों में भारत क्षेत्रीय आपूर्ति नेटवर्क का केंद्र बन सकता है। अपने उत्तर पूर्वी राज्यों को वो इतना मजबूत कर देगा कि उसे बांग्लादेश जैसे मार्गों की जरूरत ही न रहे। सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियां पहले ही भारत के पूर्वोत्तर में निवेश करने की संभावनाएं तलाश रही हैं